आज हम लोग आगे आ गया। वो वाला है क्या? गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6। ठीक है। ठीक है, तो विल कंटिन्यू विथ चैप्टर 6। नेट नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी हम लोग चैप्टर 6 को कंटिन्यू करेंगे, जिस जो कि है विनिर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमको समझ में आएगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती है इकोनॉमिकली। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ही, ये समझो किसी भी कंट्री की ग्रोथ में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि अब इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है। अब आप यहाँ पर देखो कि पहले बताया गया है कि भाई आप दिवाली के अवसर पर बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो, और वो जो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, चाहे वो टॉयज़ हो या खेतों में आप जैसे यूज करते हो, मतलब दिवाली होली के समय पर से टॉयज हो गए, कलर हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। खेतों में जैसे आप फर्टिलाइजर्स का यूज करते हो, वो चीजें हो गई। आप ग्लास में पानी पीते हो, ग्लास हो गया आपका। तो ये सब किसका रिजल्ट है? ये सब मैन्युफैक्चरिंग का रिजल्ट है। ओके, तो अगर अब आप यहाँ पर देखोगे तो बताया गया है कि भाई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग या जिसको हम विनिर्माण बोलते हैं वो है क्या? यही बताया गया है कि जो कच्चे पदार्थ होते हैं, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित कर देना, उसी को ही विनिर्माण या उत्पादन कहा जाता है। रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल लिया जाता है, एक प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है। ठीक है, और उस प्रोसेसिंग यूनिट में वो जा करके और फिर से नए तरीके से उसका निर्माण हो जाता है, और यही क्या है? विनिर्माण है। ठीक है, अब बताया गया है कि जैसे आप देख सकते हो कि गन्ने से चीनी मिलती है, लकड़ी से दरवाजे बनते हैं, लौह अयस्क से लोहा इस्पात बनता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब चीज। उसके बाद नीचे बताया गया कि पीपल इम्प्लाइड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड। तो ये बताया गया कि भाई ये प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट जो है वो प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरिंग हमेशा जो प्राइमरी एक्टिविटीज होते हैं पे डिपेंड करता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज नहीं, प्राइमरी एक्टिविटीज। जैसे मेनली आप देखोगे हंटिंग, गैदरिंग, ये सारी चीज़ें हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, ये भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। तो वो सारे, जैसे रॉ मटेरियल्स निकालना, कलेक्ट करना, ये सारे जो है वो कलेक्ट करके और फिर उसके बाद क्या करते हैं? प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते। कुल मिलाकर के ये मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल बेस्ड है, या प्राइमरी एक्टिविटी को एक बेस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, आगे यहाँ पर बताया गया है कि उसके बाद जब ये प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है फिनिश्ड गुड में,
कन्वर्ट हो जाता है। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, बेवरेजेस, बेकरीज फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो मतलब आप जैसे बहुत समझ सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कॉटन लेके जाई गई और उससे कपड़े बना दिए गए, टेक्सटाइल बना दिए गए, तो वही सारे एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं, जो कि अलग अलग तरीके के का काम करते हैं। कुछ सारे लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसमें, कुछ सारे लोग एज लेबर काम करते हैं, कुछ सारे लोग एज एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं, तो बहुत सारे तरीके के काम होते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अभी इसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे कंसंट्रेट करेंगे, जो कि द्वितीय जो सेकेंडरी सेक्टर है या द्वितीय क्रियाओं का एक उदाहरण है। ठीक है, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मानी। जितना किसी भी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, वही उस कंट्री की मानी जाती है कि ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब आगे बताया गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो विनिर्माण है उसका महत्व क्या है। तो विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की, तो आप समझ सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर। कुल मिलाकर के यही कहा जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बैकबोन समझा जाता है डेवलपमेंट का, विकास का मुख्य मापक समझा जाता है। बैकबोन का मतलब मुख्य मापक समझा जाता है इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्टिकुलर। तो जनरल में ऐसा बोला जाता है, और इसमें मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तो खासकर। डेवलपमेंट के भाई अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। कोई कंट्री ऐसा मान सकता है कि हम अपना डेवलपमेंट हैप्पीनेस से मापेंगे कि हमारे यहाँ के लोग कितने खुश हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, भूटान जो होता है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेट करता है। अगर हमारे यहाँ की जनता खुश है तो इसका मतलब सब कुछ तरक्की पे है देश, ठीक है, सब अच्छा है। तो वैसे ही वो अलग हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक का पैरामीटर, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पैरामीटर होता है, वो होती है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। तो मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी ये उद्योग हैं, विनिर्माण उद्योग, या खाली कृषि को ही मॉडर्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज को भी सपोर्ट करते हैं। तो सेकेंडरी तो एक खुद है ही, लेकिन और भी बहुत सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, टर्शियरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे लोगों को रोजगार उनमें भी प्रोवाइड करवाते हैं। आप देखोगे प्राइमरी इंडस्ट्रीज को भी ये सपोर्ट तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन एक तरीके से सपोर्ट भी करते हैं। जैसे भाई अब यहाँ के इक्विपमेंट्स बनते हैं, इक्विपमेंट्स तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बनेंगे। मान लो कहीं से रॉ मटेरियल निकालना है, माइनिंग करनी है, तो वो किसके द्वारा, इक्विपमेंट्स के द्वारा करी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये उधर के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज के लिए, सेकेंडरी के लिए भी काफी हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि भाई जैसे कृषि वगैरह हो गया, इनमें भी रोजगार उपलब्ध कराकर हमारी निर्भरता, मतलब और चीजों में, मतलब यहाँ जो पॉइंट बताने की कोशिश की जा रही है वो तो मैं आपको बता रहा था कि ये दोनों को सपोर्ट करते हैं, टर्शियरी को भी और प्राइमरी को भी। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि भाई ये जब सर्विस सेक्टर का भी डेवलपमेंट करते हैं, हाईली सेवा क्षेत्रों का, तो उसके कारण से जो हमारी पहले से निर्भरता कृषि पर थी, तो इन्होंने क्या किया है, कम किया है। अभी देखो सर्विस सेक्टर जो सेवा क्षेत्र है, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। तो ये यही बोल रहे हैं कि भाई ये हमारी कृषि पर निर्भरता को कम करते हैं। अब आप देखो, देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। तो यहाँ बोला जा रहा है कि भाई जो औद्योगिक विकास है देश में, वो इसलिए हो रहा है, इसलिए उस पर जोर दिया जा रहा है कि उसके कारण से गरीबी जो देश में व्याप्त है, वो गरीबी क्या होगी, घटेगी। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि इससे जो है वो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एंड दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे आप देखो, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, या जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। और इन सारी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का जो एक टारगेट था वो क्या था,
सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो यहाँ यही बताया गया है। अब अभी इंडस्ट्रीज जो है वो सारे रीजन्स में, जहाँ जैसा है रीजन बेस्ड इंडस्ट्रीज, जहाँ जैसा रीजन है वहाँ वैसी इंडस्ट्रीज, जहाँ ज़्यादा रॉ मटेरियल है, जैसे आयरन है तो आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, कोल है तो कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है तो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। जैसे आप देखो, आप खाते हो ना भुजिया, बीकानेरी, हल्दीराम, तो राजस्थान में क्या है, जितना भी है एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है वहाँ पे। उस तरह से बहुत इंडस्ट्रीज, क्योंकि डिजर्ट एरिया है, जितना भी है मतलब एग्रीकल्चर भी कम है, लेकिन जो भी है वो एग्रीकल्चर टाइप से ही है। तो इसलिए वहाँ पर आप देखो कि ये सब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को उन्होंने अपने अच्छे से ब्रांडिंग करी है, जो भी वो बना रहे हैं। अब एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब ये बता रहा है कि जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड है, जो भी विनिर्मित वस्तुएं हैं, उनको जब कहीं बाहर भेजा जाता है और अगर हमारी क्वालिटी अच्छी होती है तो और ख़रीदा जाता है, और इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, वो बढ़ता है। मतलब हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें वृद्धि होती है। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू ए वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। ये कहा जा रहा है कि भाई जो भी कंट्रीज ऐसी हैं जो रॉ मटेरियल्स का यूज करके और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करती हैं और फिर से उसको मार्केट में बेचती हैं, वो सारे कंट्रीज प्रॉस्परस हैं। ब्रिटेन ने एक टाइम पे ऐसा ही काम किया था, रॉ मटेरियल कॉटन ले जाते थे, वहाँ से टेक्सटाइल कपड़े बना के लाते थे और उसके बाद उसको बेचते थे और उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि वो सारे कंट्रीज जो हैं वो मतलब प्रॉस्परस हैं, समृद्ध हैं। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल। बोला कि इंडिया की ग्रोथ वो पॉसिबल है कि आप जितना डाइवर्सी कर पाए मैन्युफैक्चरिंग को। इंडिया में अगर आप देखोगे ना, तो जैसे 60s तक प्रभावशाली था एग्रीकल्चर, पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बेस्ड थी। उसके बाद 20 सालों के अंदर ही जो है ना, सर्विस सेक्टर ने बहुत बूम पकड़ लिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंडिया का है ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया था। अभी आप देखो इस समय मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है। आप देखो जैसे व्हाट इज मेक इन इंडिया, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का ही बात हो रही है वहाँ पर। तो अभी विनिर्माण उद्योगों पर अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। बीच में भी ध्यान दिया गया था, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था, पहले मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप हो करके फिर सर्विस सेक्टर को डेवलप होना चाहिए था, तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन थोड़ा सा जो है वो कहीं पर लैक की चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ यही बताया गया है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई कृषि जो है और उद्योग जो हैं एक दूसरे से पृथक नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार की बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, कृषि आधारित उद्योगों का विकास होना शुरू हुआ और उसके बाद जो है वो पैदावार भारत में जो है वो बढ़ी है खाद्यान्नों की। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर, मतलब बहुत सारे उद्योग ऐसे बताया जा रहा है वो कच्चे माल पर निर्भर हैं। और कहाँ से मिलता है, वो एग्रीकल्चर से मिलता है, कलेक्शन करने से मिलता है, माइनिंग करने से मिलता है। जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। मतलब किसान भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर हैं, आप देख सकते हो, विनिर्माण उद्योगों पर निर्भर हैं। भाई पंप चाहिए उनको, जो है वो दवाएं चाहिए, खाद चाहिए, दुनिया भर का, तो उन पे निर्भर हैं। तो विनिर्माण जो है कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा देता है, उसके साथ साथ और सारी चीजों को भी कंट्रीब्यूट करता है। आज का युग है, आज का जो टाइम है वो किसका टाइम है, ग्लोबलाइजेशन का। टुडेज टाइम इज टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का समय है। और इसमें हमारे जो इंडस्ट्रीज, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इट हैज टू बी मोर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव, तो जो है वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनना है कि वो जो भी विदेशी चीजें हैं से compete कर पाएं, स्पर्धा कर पाएं। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा तभी कर पाएंगे जब वो अपने आप में सक्षम होंगे। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है
केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी होनी चाहिए। तो खाली आत्मनिर्भरता मतलब हम खाली रॉ मटेरियल जो है प्रोवाइड करवा पाए वही जरूरी नहीं है। हमारी जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको अच्छे प्रोडक्ट देने होंगे जिससे कि वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भाई इन सारी चीजों की जरूरत है हमको। अब आगे वही बताया गया कि भाई ग्लोबलाइजेशन का इरा है। ठीक है, इंडस्ट्री को मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा जिससे वो इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव कर पाए, बिकॉज कंपटीशन बहुत है इंडस्ट्री में, है ना। अब जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आगे बताया कि इंडस्ट्रीज किस प्रकार की होती हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, आप डेली लाइफ में यहाँ पर बताया गया कि ढेर सारी चीजें देखते होगे, स्कूटर, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन देखते हो, यूज करते हो। तो उन्हीं को बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज हैज बीन डेवलप्ड इनटू नंबर ऑफ टाइप्स। तो जैसा जो है वो कच्चा माल मिलता है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को आप देखो तो पहले किस पार्ट कैसे कैसे डिवाइड किया गया। तो एक हो गई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज या जिसे कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है, जिसमें आ गया कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल। मतलब यहाँ पर आप देखो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम, ये जितनी भी चीजें मतलब जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, तो द इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल दे आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद दूसरा बताया गया मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो मिनरल बेस्ड या खनिज आधारित उद्योग, इसमें आप देखोगे तो इसमें आएगा लोहा और इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार, पेट्रो रसायन। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब उसके बाद अगला बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, भूमिका के आधार पर कैसे कैसे इंडस्ट्रीज हैं। तो कुछ इंडस्ट्रीज जिनको आधारभूत उद्योग कहा जाता है, मतलब और सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, ऑल अदर इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन इट, आधारभूत उद्योगों पर और भी जो उद्योग हैं वो क्या हैं, निर्धारित है, मतलब ये सपोर्ट करते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं आप देखो, लोहा इस्पात, आयरन स्टील, ठीक है, कॉपर, उसके साथ साथ एल्यूमिनियम। तो यहाँ बताया गया कि भाई बेसिक इंडस्ट्रीज हैं आयरन, स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग एंड एल्यूमिनियम। ज्यादातर जो भी आप देखते होगे अपने डेली यूज में मजबूत चीज, जैसे सबसे पहले तो आदमी को रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। घर जो होता है, तब ईंट पत्थर को छोड़ दिया जाए, सीमेंट टाइल्स को, तो घर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो बेस प्रोवाइड करती है दैट इज आयरन। ठीक है, फिर उसके बाद आप सीढ़ी वगैरह बनाते हो, रेलिंग वगैरह लगाते हो, तो क्या होता है, स्टील। तो आयरन, स्टील, कॉपर, ये जो है वो बेसिक इंडस्ट्रीज है। बर्तन वगैरह आप यूज करते हो खाने के लिए, स्टील और कॉपर, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। तो आयरन, स्टील, कॉपर जो है इनको आधारभूत उद्योग बताया गया है। फिर उपभोक्ता उद्योग कहा गया है, जिसको कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहा जाता है, दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स। जो ऐसे उद्योग हैं जिनको पता है कि हमारे पास बड़ी कंज्यूमर्स की संख्या है, डेली यूज आइटम्स हम बना रहे हैं और उसको वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि जीने के लिए, खाने के लिए तो वो चाहिए। तो वो उद्योग कंज्यूमर बेस्ड उद्योग हैं। ठीक है, जो मतलब बेसिकली जो उपभोक्ता हैं उनकी जरूरत को ध्यान में रख करके स्थापित किए। तो उनमें यहाँ पर उदाहरण दिया गया भाई, जैसे चीनी, बिना चीनी की जिंदगी नहीं चल सकती है। ठीक है, टूथपेस्ट, बिना टूथपेस्ट के भी जिंदगी नहीं चल सकती है। पेपर, इसके बिना भी जिंदगी नहीं चल सकती है। ठीक है ना। तो ऐसे ही सेविंग मशीन, फैंस, ऐसे दुनिया भर का बताया गया है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, दंत मंजन वगैरह, चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखा। अब इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर, की निवेश के आधार पर, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आप देखोगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लघु उद्योग इसे बोला जाता है। ठीक है, लघु उद्योग का मतलब जहां पर पैसा जो है वो कम लगे। ठीक है, तो एक स्मॉल स्केल होता है, एक होता है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल का मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट कम लगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, सिंपल सी बात है। जैसे अगर आप देखो
जैसे माचिस बनाना, एच बॉक्स मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, बीड़ी बनाना, ऐसे होते हैं ना। ज्यादातर जैसे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं ना, जिसको आप घर में अपने लगा सको, वो सब जो होती हैं स्मॉल स्केल। नम जैसे नमकीन बनाना, ठीक है, बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, वो तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर, हाँ, नमकीन बनाना। अब वो एक आध तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कैसे हैं, सब स्मॉल स्केल हैं। या आप जैसे अगरबत्ती बनाना, ठीक है ना, मोमबत्ती बनाना, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि स्मॉल लेवल। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहेंगे, ठीक है। तो जैसे अब आप देखो, जैसे मान लो कि आयरन इंडस्ट्री में, आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री क्या होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। तो ऐसे हो सकता है कि भाई जो जिसमें जैसा इन्वेस्टमेंट लगेगा वो ऐसे ही होगी। तो जो है वो, मतलब अगर आप इसको लघु उद्योग, और उसको आप कह सकते हो दीर्घ उद्योग, ठीक है। फिर स्वामित्व के आधार पर बताया गया है। एक इसमें एक पॉइंट इम्पोर्टेंट, वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। तो यहाँ मतलब बताया जा रहा है कि भाई अभी जो लघु उद्योग है ना, कम से कम 1 करोड़ रुपया तक माना जाएगा। हाँ, 1 करोड़ तक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर फिर लार्ज इन्वेस्टमेंट। अब स्वामित्व के आधार पर बताया गया है, तो स्वामित्व के आधार पर, या जिसको अगर हम बोलें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामी कौन होगा उसका, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिनको पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा जो कंट्रोल होती है, ठीक है। तो इनको पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग भी कहा जाता है। और उसमें आप देखोगे भेल हो गया, सेल हो गया, ये सारी, ठीक है। फिर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये प्राइवेट ग्रुप के द्वारा ओन करी जाती हैं, जिसमें टिस्को हो गया, बजाज हो गया, डाबर हो गया, पतंजलि हो गया, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर की हैं, ठीक है। जॉइंट सेक्टर का मतलब जिसमें दोनों मिलकर के काम चलाते हैं, ठीक है, सरकारी भी है कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गई, और ये दे आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल, दोनों लोग पैसा लगाते हैं, कोई व्यक्ति भी लगा सकता है और स्टेट भी लगा सकता है, कई सारे शेयर होल्डर भी हो सकते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है, जॉइंटली चलने वाली कंपनी है। अब कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। जैसे इसमें क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब है कि बहुत सारे लोग मिल करके थोड़ा थोड़ा शेयर लगा करके अपनी इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर। जैसे आप देखते हो ना, अमूल कोऑपरेटिव सेक्टर का है, कि बहुत सारे जो भी दूध उत्पादक करने वाले किसान थे, उन सब ने मिलकर के डेयरी टाइप का अपना स्टैब्लिश कर लिया। जैसे ये हो गया इंडिया कॉफी हाउस, ये भी उसी तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ उसके बारे में बताया जा रहा है कि, और ये जो है वो कहीं भी अभी केरला महाराष्ट्र वगैरह में ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, गुजरात बेस्ड हो गया अमूल वगैरह का, तो ये किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई रॉ मटेरियल का जो वेट है उसके बेसिस पे इंडस्ट्रीज को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। तो अगर आप देखोगे रॉ मटेरियल के बेस पे, तो एक जो होगा जिसका रॉ मटेरियल बहुत हैवी होता है, का अयस्क जो होता है, कच्चा माल जो होता है वो बहुत ही हैवी होता है। तो जैसे आयरन और स्टील का कच्चा माल क्या होगा, हैवी होता है, ठीक है। वैसे ही लाइट वेटेड इंडस्ट्रीज, जिनका कच्चा माल जो है वो बहुत ही कम हैवी होता है, ज्यादा हैवी नहीं होता है। तो वहां पर बताया गया जैसे, ठीक है, लाइट रॉ मटेरियल प्रोड्यूस लाइट गुड सच एज इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्री, जैसे जो हम लोग स्विच, ठीक है, तो स्विच क्या है, इतना ज़्यादा नहीं है, फैन कंपेरेटिवली इनका जो है वो रॉ मटेरियल जो भी होगा उसका भी वेट कम होता है, ठीक है। तो वैसे ही बताया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि क्लासीफाई इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, ठीक है, इसको आप देख लेना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो अब सबसे पहले बताया गया कृषि आधारित उद्योगों के बारे में। तो कृषि आधारित उद्योग का मतलब क्या है, कि ऐसे उद्योग जिनमें
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल यूज करा जाता है। ठीक है, कृषि आधारित पदार्थ जो है रॉ मटेरियल की तरह यूज करे जाते हैं, कच्चे माल की तरह यूज करे जाते हैं। अब इनमें सबसे पहले वस्त्र उद्योग को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो वस्त्र उद्योग को अगर देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है कच्चे भाई यही बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर के जो ये इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो अच्छे से डेवलप है। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट देता है तो वो क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो जहां जैसे भाई कुछ पार्ट में, जैसे अब गुजरात वगैरह है, महाराष्ट्र है, जो ब्लैक सॉइल का रीजन है, वहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप है। जहाँ सिल्क होता है वहाँ सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप है ना, कांचीपुरम सिल्क, बनारस का सिल्क। तो वहाँ पर जहाँ जैसा है वहाँ वैसी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री डेवलप हुई है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला गया, पहले कॉटन टेक्सटाइल को डिस्कस किया गया, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल इंडिया के लार्ज पार्ट में होता है। तो अगर आप देखो, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र, हाथ और कताई हरकत, यहाँ बताया गया कि प्राचीन टाइम में, एंशियंट टाइम में कैसे कैसे जो है वो सूत निकाला जाता था। सूत का मतलब उसके थ्रेड जो होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता था, पहले आप देखो, जैसे खादी मूवमेंट चला था इंडिया में। ठीक है, अभी भी खादी प्रोडक्ट्स की ठीक ठाक डिमांड है, अच्छा कपड़ा रहता है खादी का। हाँ हाँ, उसमें क्या होता है ना, ज्यादातर खादी वगैरह में जो करते हैं ना, हाथ से उसकी बुनाई बुनाई करते हैं। हाँ, ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ वही बताया जा रहा है कि पहले जो है हथकरघा, मतलब कि हाथ से कॉटन की जो है बुनाई वगैरह करी जाती थी। बाद में धीरे धीरे मशीन आने लगी, तो मशीन से होने होने लगी उनकी कताई जो है वो। फिर ये बात 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान दौरान हमारी इंडस्ट्रीज को बहुत हानि हुई। वही जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, वही यहाँ पर बताने की कोशिश करी जा रही है भाई। हमारी जो ट्रेडिशनल ये इंडस्ट्री जो है ना, कॉटन टेक्सटाइल, इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है। और कॉटन टेक्सटाइल जो है उसने बहुत लोगों को रोजगार दिया हुआ है। ट्रेडिशनली हम लोग अच्छा खासा कॉटन या कपास का उत्पादन करते रहे हैं, और ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया हमारी कपास का। वो हमारे यहाँ से कपास का उत्पादन करवा करके उठा ले जाते थे, वहाँ प्रोसेसिंग करके, और उसको ला करके दोबारा हमको कपड़ा बना करके बेचते थे। इससे क्या हुआ, इससे हमको नुकसान हुआ है। ठीक है, तो यहाँ यही बताया गया है कि भाई पहले हैंडलूम था इंडिया में, ज्यादातर क्या चलता था, हथकरघा, हैंडलूम। लेकिन अभी मशीन्स आ गई हैं, तो मशीन्स के थ्रू जब थ्रेड्स या सूत निकाली जाती है उसको पावर लूम बोला जाता है, पावर लूम। ठीक है, तो पहले हैंडलूम था, अभी पावर लूम हो गया। तो यही बताया जा रहा है कि हमारी इंडस्ट्रीज ने, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने सबसे ज्यादा सफर किया है। अगर किसी चीज ने सफर किया है उपनिवेशवाद से, ठीक है, तो वो किसने सफर किया है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने। ठीक है, द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई। यहाँ बताया गया कि भारत में पहली टेक्सटाइल मिल जो सक्सेसफुल रही थी 1854 में मुंबई में एस्टैब्लिश करी गई। द टू वर्ल्ड वार्स वर फॉट इन यूरोप, द टू वर्ल्ड वार्स वर फॉट इन यूरोप, इंडिया वाज ए ब्रिटिश कॉलोनी, देयर वाज ए डिमांड फॉर। अब ये मैं आपको बताता रहता हूँ भाई, इंडियन कॉटन की अच्छी खासी डिमांड थी। जितने भी ट्रेडर्स वहाँ से आए थे, चाहे वो पोर्चुगीज रहे हों, चाहे वो फ्रेंच रहे हों, चाहे वो डच रहे हों, चाहे वो ब्रिटिश रहे हों, सारे के सारे, चाहे नीदरलैंड वाले रहे हों, हॉलैंड वाले रहे हों, जहाँ के भी लोग आए कुल मिला करके, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, सबका मेन टारगेट क्या था, कॉटन यहाँ की ले करके जाना, कॉटन का ट्रेड करना, क्योंकि कॉटन की इंडिया की अच्छी खासी डिमांड थी, स्पाइसेस और कॉटन। ठीक है, तो कॉटन इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ है। ओके, इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब ये बोला जा रहा है भाई, महाराष्ट्र गुजरात जो है काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, काली कपासी मिट्टी होती है कॉटन टेक्सटाइल के लिए, ब्लैक सॉइल मतलब कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल अच्छी होती है।
तो जहां जहां ब्लैक सॉइल मिलती थी, महाराष्ट्र और गुजरात, वहां पहले ये बहुत ही स्टेब्लिश्ड थे। तो कारण क्या है नीचे बताया जा रहा है, अभी भी है इनफैक्ट स्टेब्लिश्ड, पहले ही नहीं थे। कारण एक, वहां रॉ मटेरियल है, बगल में मुंबई मार्केट है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स अच्छे से डेवलप हुए हैं, मुंबई अपने आप में पोर्ट है और भी बहुत सारे पोर्ट हैं, ठीक है। उसके साथ लेबर जो है वो अच्छा खासा मिल जाता है वहाँ पर, गुजरात है, महाराष्ट्र है, लेबर अच्छे खासे मिल जाते हैं, ठीक है वहाँ से। और मॉइस्ट क्लाइमेट है, तो जो कॉटन के होने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए वो भी वहाँ पर ठीक ठाक है। दैट्स वाई महाराष्ट्र एंड गुजरात इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया। समझ में आ रही है बात? तो यही बताया जा रहा है कि इन सारे फैक्टर्स ने प्रमोट किया इन इंडस्ट्रीज को कि वहां स्थानीय स्तर पर ये उद्योग विकसित हो पाए। दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड से लिविंग टू फार्मर्स। अब ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो उद्योग है ना, ये एग्रीकल्चर से क्लोजली एसोसिएटेड है, कृषि पर बहुत ज्यादा आधारित है, और ये प्रोसेसिंग के अलावा भी और बहुत सारे तरीकों से लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाता है। तो इंडस्ट्री में जो प्रोसेसिंग मतलब जो कपड़ा बन रहा है वो तो रोजगार दे ही रहा है, जो मिल में काम कर रहे हैं मजदूर, उसके अलावा भी बहुत सारी, ये समझो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं इनको ये सपोर्ट करता है। भाई जैसे डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज में आप देखोगे तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगी, यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे पहले तो कृषक को मिल ही रही है जो कपास निकाल रहे हैं, कॉटन बड्स को जो कलेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो डिजाइन बनाते हैं कपड़े में वो भी रोजगार मिलता है। देखते होगे ना, ये फूल पत्ती इमली खूब बना रहता है साड़ी वगैरह में या शर्ट वगैरह में, जो चेक बने रहते हैं अलग अलग तरीके के, तो उनको उसके साथ साथ पैकिंग के लिए पैकेट जो बनता है ना, उसके साथ इंजीनियरिंग उद्योग की भी मांग बढ़ती है, और भी इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, जिसे होता है ना डिजाइनर्स, तो डिजाइनर भी, डिजाइनिंग भी एक तरीके की इंजीनियरिंग ही है, उन सबको भी जो है वो इससे रोजगार मिलता है ना। कितने सारे फैशन डिजाइनर, फैशन इंजीनियर्स हैं, विकसित हो गए हैं, है ना, एक से एक ब्रांड हैं। तो यहाँ वही चीज़ को बताई गई है। तो मतलब गिनिंग में, स्पिनिंग में सूत कातना, बुनना और दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो इसमें होती हैं। फिर डाई करना, उनकी डिजाइनिंग करना, पैकिंग करना, टेलरिंग करना, ये सेविंग करना, ये दुनिया भर की चीज़ें होती हैं जो और भी रोजगार प्रोवाइड करवाती हैं। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज। तो वही सब बताया गया है कि और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ये सपोर्ट करती हैं साथ साथ, ठीक है। व्हाइल स्पिनिंग continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving, cotton, silk, zari, embroidery। आगे यहाँ बताया जा रहा है कि भाई कताई कार्य जो होता है, ठीक है, कताई कार्य जो हो रहा है, मतलब स्पिनिंग की बात हो रही है, तो स्पिनिंग का कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में ज्यादा है। सूत कातना मतलब जो धागे वगैरह उनके बनते हैं, ठीक है। लेकिन सूती, रेशम, जरी, कासीदकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रित है, ठीक है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि भाई जो सूत निकाला जाता है, जो धागे बनाए जाते हैं, वो तो ज्यादातर कहाँ, जहाँ कॉटन है वहां पर होता है। जैसे कहाँ पर कॉटन हो रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर तमिलनाडु में भी होता है। लेकिन कपड़े जो बनते हैं वो कहीं भी बन सकते, धागे बना करके एक्सपोर्ट कर दिया, जैसे एक्सपोर्ट कर दिया गया किसी और रीजन को, लेट से जैसे मान लो कलकत्ता एक्सपोर्ट, तो कलकत्ता में भी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती, क्योंकि टेक्सटाइल की डिमांड हर जगह है, कपड़ों की डिमांड पूरे ऑल ओवर इंडिया है, तो कहीं से निकाल करके कहीं भी भेजा जा सकता है। और इसको ट्रांसपोर्ट करना मतलब प्रोसेसिंग करने के बाद इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वही बोला जा रहा है कि भाई वो अत्यधिक विकेंद्रीकृत है, मतलब कि धागा वगैरह तो वहीं बनाया जाता है जहां पर ये होता है, लेकिन बाकी और जो से कपड़े वगैरह वो कहीं पर भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ओके।
हाँ, बाहर। हाँ एकदम, भाई जैसे प्रॉफिट होने लगा तो क्यों नहीं जो है वो बाहर भी यूनिट डाले जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो, है ना। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में जो कताई उत्पादन है, जो भी भारत की सूत निकलते हैं, धागे वगैरह, वो विश्व स्तर का है, लेकिन बुना बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता है। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग जो कपड़े वगैरह बनाते हैं वो अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ इसी चीज को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग बट वीविंग सप्लाईज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। तो मतलब बनने के बाद जो होता है उतना जो क्वालिटी होती है बल्कि डिग्रेड ही हो गई है, ठीक है। थोड़ा उस पर ध्यान दिया जाएगा तो हमारी जो भी कॉटन है, जो भी कॉटन प्रोडक्ट्स हैं, वो और ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव होंगे और ज़्यादा बिकेंगे, क्योंकि क्वालिटी हमारे में है। तो ये बताया जा रहा है कि अभी ज़्यादातर, कुछ समय पहले तक ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता था वो हाथों से निकाला जाता था, मतलब उसको जो धागे वगैरह ये सब होते थे वीविंग करी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे स्पिनिंग जो करी जाती थी, धीरे धीरे टाइम के साथ अब वो चेंज आया है। अब पावर लूम आ गया है, अब मशीनों का यूज होना स्टार्ट हो गया है लोकल लेवल पर भी, ठीक है। ओके, द हैंड स्पून खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज ए कॉटेज इंडस्ट्री। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई जैसे खादी है, खादी क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज का मतलब जिसको आप घर में कर सकते हैं। गांधी जी, आप देखते रहते होगे ना, सूत काटते रहते थे, उस समय लोगों के पास पहनने के कपड़े नहीं होते, उन्हें प्रमोट किया, एक तरीके से ब्रांडिंग करी। आप जो है इस तरीके से काम करो कि कम से कम इतना सूत जो है वो प्रतिदिन निकालो, और उस सूत से क्या होगा, लोगों को कपड़े मिल जाए, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताने की कोशिश करी जा रही है कि भाई जो खादी है वो अभी भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जूट टेक्सटाइल पे। जूट टेक्सटाइल की बात अगर आप करोगे, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। बोला जा रहा है कि भारत में जूट इंडस्ट्रीज अच्छे से डेवलप हुई हैं। मैंने आपको ही बताया कि वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन करता है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। लेकिन बांग्लादेश में इंडिया का डिवीजन जब हुआ था तो ज़्यादातर जूट इंडस्ट्रीज थी वो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जूट प्रोड्यूसिंग रीजन और जूट इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा जाने से प्रोडक्शन जो है वो घटा है, ठीक है। लेकिन फिर भी इंडिया भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और एक्सपोर्टर के मामले में ये दूसरे नंबर पर है। एक्सपोर्टर के मामले में बांग्लादेश नंबर 1 है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली इन ए बेल्ट। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भाई ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो हैं वो हुगली रिवर के आसपास स्टैब्लिश हुई हैं। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप नियर कोलकाता इन 1855 at Risra. After partition, the jute mills remained in India, but 3/4 of the jute weaving areas went to Bangladesh. वही जो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, कि बहुत सारी जो है वो चली गई कहाँ पर, बांग्लादेश में चली गई। अब आगे यहाँ पर आप देखो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर डेवलप है। तो कॉटन टेक्सटाइल, अगर आप कॉटन टेक्सटाइल को देखोगे तो देखो ज़्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पर इस एरिया में है, ब्लैक डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो सूती वस्त्र हैं, कॉटन का मतलब सूती, ठीक है। तमिलनाडु में भी डेवलप है, थोड़ा इधर डेवलप है, और कुछ यहाँ पर है, ठीक है। मतलब 4 रीजन ऐसे हैं जहां पर आपको कॉटन टेक्सटाइल देखने को, एक गुजरात महाराष्ट्र रीजन, तमिलनाडु रीजन, सेंट्रल यूपी, और इधर साइड में वेस्ट बंगाल, ठीक है। समझ में आ रहा है।
और उसके बाद फिर वूलन टेक्सटाइल के बारे में बात करी जा रही है। तो वूलन टेक्सटाइल ज्यादातर आप देखोगे ना पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास है। भाई जहां सर्दी होगी वहीं तो ऊन जो है वो मिलेंगे, डिमांड भी वहीं होगी। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ नॉर्थ में है, फिर थोड़ा बहुत इधर गुजरात वाले रीजन में है, तो सूरत वगैरह में इनका उत्पादन होता है। अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, इन सारी जगहों। मुंबई में भी काम भर का होता है पर उतना ज्यादा नहीं है। तो मेन तो यहाँ पर है, बाकी कुछ बेंगलुरु में। तो आप देख सकते हो, इनको यहाँ से देख के समझ सकते। फिर सिल्क की बात करी जा रही है भाई, सिल्क का उत्पादन। तो सिल्क की अगर आप बात करो तो सिल्क इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? अब आप देखो, जैसे तो ये ठीक है, तमिलनाडु सिल्क एंड कर्नाटका, कर्नाटक और तमिलनाडु उसके आसपास हैं। फिर यहाँ पर आप देखो बंगाल, बनारसी सिल्क, कश्मीरी सिल्क। ठीक है, तो ये सिल्क वाले रीजन है। अब आप इनको देख करके आराम से समझ सकते हो। यहाँ इस मैप में वही बताने की कोशिश करी गई है कि भाई कहाँ सूती है, कहाँ ऊनी है और कहाँ पर रेशम के वस्त्र हैं। एक चीज जो पीछे छोड़ दिया था मैंने, यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया गया है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, उसमें कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, मतलब कैसे रॉ मटेरियल को वैल्यू गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, वैल्यूएबल गुड्स में। तो आप देखो, सबसे पहले फाइबर प्रोडक्शन होगा, मतलब कच्चे रेशे का उत्पादन पेड़ पे लगेंगे। उसके बाद उनको बुना जाएगा, धागे बनेंगे उनसे, स्पिनिंग होगी, यार्न सूत या धागा जो भी आप कह लो। फिर उसके बाद क्या होगा? बुनाई होगी, वीविंग होगी। बुनाई के बाद कपड़ा बन जाता है, तो बुनाई के बाद फैब्रिक बन जाता है या कपड़ा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जब बुनाई हो गई, पहले तो सब शर्ट प्लेन रहती है वाइट टाइप से या जिस कलर का धागा है, फिर उस पर अलग अलग प्रिंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो कोई ब्लैक हो जाती है, कोई ब्राउन हो जाती है, कोई ब्लू हो जाती है, वो उस पर निर्भर करता है। ठीक है, और फिर फाइनली गारमेंट्स बन करके और वो मार्केट में जाते हैं। तो यहाँ इस चीज को ही दिखाया गया है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या है? तो ये बोला गया फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन, जूट के बारे में बात हो रही है। तो जैसे जूट का ज्यादातर कंसंट्रेशन कहाँ है? वेस्ट बंगाल वाले एरिया में है, हुगली नदी के आसपास। तो इसका इसका यहाँ डेवलप होने का मेन कारण यह है कि पहली चीज तो जूट का प्रोडक्शन होता है। द कंडीशंस आर आइडियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जूट, जूट के उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि उसके साथ साथ वाटर की अवेलेबिलिटी है, कोस्टल एरियाज हैं। ठीक है, रिवर है, हुगली रिवर है इटसेल्फ, दामोदर रिवर है, तो रिवर हैं बहुत सारी। फिर उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ठीक ठाक है, मतलब रेलवेज हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे मार्केट है, कलकत्ता एज ए मार्केट डेवलप है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप है, भाई कोस्टल एरिया है, तो जल के द्वारा भी क्या हो सकता है, चीजों को मंगाया जा सकता है या भेजा जा सकता है कहीं पर। तो इसके कारण से वहां पर जो है वो अच्छा खासा मिल डेवलप हो गई हैं, प्लस चीप लेबर भी मिल जाता है वेस्ट बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों से। लेबर तो बहुत जरूरी है, और इन सब के कारण से क्या हुआ है, वहां पर ये इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई हैं। और इन इंडस्ट्रीज के डेवलप होने से ही कुल मिलाकर के बंगाल रीजन का डेवलपमेंट हुआ है। बंगाल आप समझो कि एक समय तक कलकत्ता कैपिटल थी ना इंडिया की। तो जो कलकत्ता का कैपिटल होने का भी एक एक मतलब एक रीजन ये भी था कि इंडस्ट्रियली जो है वो एडवांस्ड रीजन था उस टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उस रीजन के लिए बहुत अच्छा है। इसी इंडस्ट्री के कारण से वहां बहुत सारे और भी एलाइड इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं। हाँ, गोल्डन फाइबर इसको बोला जाता है, जूट को। तो ये तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो अब आप देख सकते हो कि भाई यहाँ बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज सारी सुविधाएं हैं, इसलिए अच्छे खासा यहाँ पर डेवलप हुआ है। अब अगली बात करी जा रही है शुगर इंडस्ट्री की या चीनी उद्योग की बात करी जा रही है। तो चीनी उद्योग की अगर बात करी जाए तो इंडिया जो है वो सेकेंड प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चीनी का, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। ठीक है, पहले नंबर पर चाइना है, भी चाइना ही उत्पादित करता है। हाँ, और
लेकिन खंडसारी जो होता है या गुड़ जो होता है जैगरी, उसके उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है। द रॉ मटेरियल यूज इंडस्ट्री इज बल्कि एंड, तो शुगर इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल क्या यूज करा जाएगा, शुगर केन। तो जहां जहां शुगर केन होगा या गन्ना होगा ठीक ठाक से, वहां पर ये इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं। तो गन्ना आप देखोगे कहाँ होता है, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, एमपी, हर जगह थोड़ा थोड़ा होता है। बट मेन जो कंसंट्रेशन है दैट इज इन महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और यूपी में होता है। उसके बाद बिहार है, ठीक है, बिहार को मैं डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है, बिहार को डिनाई करना जो है वो ठीक भी नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है कि भाई यूपी बिहार में ऐसा है कि यूपी बिहार में भी ठीक ठाक से हैं और बाकी अदर पार्ट्स में भी ठीक ठाक है, लेकिन सबसे अच्छा जो गन्ना होता है वो महाराष्ट्र का होता है, क्योंकि महाराष्ट्र के गन्ने में आगे यहाँ बताया गया है कि सुक्रोज कंटेंट जो होता है वो अच्छा होता है। ये इंडस्ट्री जो शुगर इंडस्ट्री है ये सीजन बेस्ड इंडस्ट्री है, मतलब जैसे जिस सीजन में गन्ना हो गया, शुगर केन का प्रोडक्शन हो गया, चीनी मिलें अच्छे से चलने लगी, गन्ने का उत्पादन बंद, मिलें ठप, इसलिए बहुत अनसर्टेनिटी है यहाँ पर, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स देयर इज ए टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra. This is because the cane produced here has a higher sucrose content, the cooler climate also, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र का क्लाइमेट जो है वो ठीक ठाक है इसके उत्पादन के लिए, इसलिए। और महाराष्ट्र का क्लाइमेट आप देखो हमेशा वार्म क्लाइमेट रहता है, कोस्टल एरिया है, बारिश भी हो जाती है काम भर की, मॉइस्ट क्लाइमेट रहता है, तो वहाँ ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए गन्ने की खेती करी जा सकती है। यूपी वगैरह में, बिहार वगैरह में बारिश के महीने फिक्स्ड हैं, तो साल भर गन्ने की खेती नहीं करी जा सकती है, इसलिए अभी जो ये शुगर इंडस्ट्रीज हैं ये सब क्या हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं टुवर्ड्स द महाराष्ट्र एंड नियर बाई एरियाज, महाराष्ट्र की तरफ धीरे धीरे ये जा रही हैं, ठीक है। इसमें यही चीज जो है वो उसको बताया गया है, क्लाइमेट वगैरह जो हेल्प करते हैं। मोर ओवर द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स, तो यहाँ बताया गया कि भाई जो कोऑपरेटिव्स हैं इस स्टेट्स में वो काफ़ी सक्सेसफुल है, मतलब साथ मिल करके खेती वगैरह लोग जो करते हैं वो काफ़ी सक्सेसफुली होती है। अब आगे बताया गया है कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन, खनिज आधारित उद्योग जिनको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो खनिज आधारित उद्योग मतलब इसमें खनिजों का उपयोग और धातुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है, वो खनिज आधारित उद्योग हैं। जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, ये क्या है, खनिज आधारित उद्योग है। तो लोहा और इस्पात एक बेसिक इंडस्ट्री है, सारी इंडस्ट्रीज टिकी होती हैं आयरन इंडस्ट्री पे, ठीक है। तो यहाँ बताया गया क्योंकि इससे भारी हल्के सब तरह के मशीनरी बनाई जा सकती है, मतलब आप सोचो स्क्रू भी बनता है लोहे से, ब्रिज भी बनता है लोहे से, तो आप सोचो कि मतलब सुई से लेकर के हाथी तक भी, तो हाथी तो नहीं बनाया जाता, चाहो तो लोहे का हाथी भी बना सकते हो, लेकिन छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज तक बनाई जाती है इससे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, आधुनिक उपकरण, बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है। ये हम लोग बार बार डिस्कस कर ही रहे और आपको भी पता है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। अब यहाँ जो पॉइंट बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट, जितना प्रोडक्शन स्टील का हो रहा है, आयरन और स्टील का, और जितना कंजप्शन हो रहा है उससे नापा जाता है कंट्री डेवलप। भाई कंजप्शन किस में होगा, इंडस्ट्री में होगा, ऐसा तो है नहीं कि लोहा जो है वो फालतू में बिछा करके जो है वो खाली नृत्य करने के लिए जो है स्टेज तैयार करोगे, या खाली उसको बस फैशन के लिए बिछाओगे, ऐसा भी नहीं है लोहा। तो आप क्या बताओगे, इंडस्ट्रीज बनाओगे, ब्रिजेस बनाओगे, रास्ते वगैरह बनाओगे, ठीक है, घर बनाओगे, तो जितना लोहा निकल रहा है उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। यहाँ यही बताने की कोशिश करी जा रही है, इंडिकेटर है डेवलपमेंट का, विकास को दिखाता है ये।
आयरन स्टील इज हैवी इंडस्ट्री है। अब ये एक भारी उद्योग है, सारा रॉ मटेरियल भारी ही होता है, फर्निश्ड गुड भी भारी होता है। ये क्या है, हैवी इंडस्ट्री है। द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स दोनों भारी होते हैं, ठीक है, जिनकी हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। भारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में ज्यादा पैसा लगता है, तो इसलिए इनकी परिवहन लागत जो है वो क्या है, ज्यादा है, पैसा खर्चीले ज्यादा हैं, ठीक है। अब आयरन जब निकाला जाता है ओर से, तो उसमें कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, इन सब का यूज करा जाता है। वही जब ब्लास्ट फर्नेस को आप देखोगे ना, तो उसमें लाइमस्टोन, कोकिंग कोल, इन सब का यूज करके फिर आयरन को क्या करा जाता है, बाहर निकाला जाता है, वही बताया जा रहा है। और रेशियो क्या रहता है, 4:2:1, इस अनुपात में उनका इस्तेमाल होता है। सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील, जो भी स्टील मिलती है उसको हार्ड करने के लिए उसमें मैग्नीज मिला दिया जाता है, मतलब एलॉयज बनाए जाते हैं उसको ज़्यादा यूजफुल और ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनाने के, मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली, अब यहाँ पूछा रहा है कि भाई आइडियली कहाँ लोकेट किया जाना चाहिए प्लांट्स को। सिंपल सी बात है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के पास होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स also need an efficient transport network for their distribution to the market and consumer। यहाँ बताया जा रहा है कि भाई जो ये हैं, इनका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो फाइनली बन गया, उसको भी प्रॉपर मार्केट तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि आयरन का यूज करके सपोज समझो फावड़े बनाए गए, थ्रेसर बनाए गए, थ्रेसर समझते हो ना, तो भूसा निकाला जाता है, ट्रैक्टर बनाए गए, मान लो, वैसे ज्यादातर तो अभी तो स्टील का ही यूज होता है ज्यादातर, तो उसको फिर पहुंचाना भी मार्केट, मतलब मार्केट की भी जो है वो बहुत जरूरत होती है इसमें। और हमेशा कोई भी इंडस्ट्री मार्केट ओरिएंटेड नहीं होगी तो इंडस्ट्री क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो अच्छे क्वालिटी का थोड़ा सा कोल हो, जिससे जो मतलब जो अच्छे क्वालिटी का कोल होता है ना, वो हीट अच्छी प्रोड्यूस करता है, वही कोकिंग कोल। अब यहाँ ब्लास्ट फर्नेस में जो प्रोसेस होता है उसको बताया गया है। तो पहले क्या होगा, रॉ मटेरियल का सोर्स होगा, वहां से आएगा रॉ मटेरियल ब्लास्ट फर्नेस की तरफ, फिर क्या होगा, आयरन इज मेल्टेड, पिघलाया जाएगा लोहे को, लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, तो लाइमस्टोन ऐड करा जाता है, फिर उसमें से आप देखोगे स्लैग रिमूव हो जाता है। मतलब कुल मिला करके आप, जैसे ब्लास्ट फर्नेस होती है, इसमें क्या होगा, आयरन डाला जाएगा और लाइमस्टोन डाला जाएगा। कोयला क्या करेगा, कोयला इसकी हीटिंग करता है, कोयला टेम्परेचर बढ़ाएगा तो धीरे धीरे आयरन मेल्ट होने लगेगा। फिर जो लाइमस्टोन होगा ना, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस अंदर होते हैं, और उसके बाद जो लाइमस्टोन होगा, इसके हेल्प से जो स्लैग होगा, मतलब जो इम्प्यूरिटीज होंगी वो हट जाती हैं, और नीचे ब्लास्ट फर्नेस में जहां पर प्योर आयरन आकर के कलेक्ट हो जाता है, और ये प्योर आयरन जो होता है उसके बाद उसको निकाला जाता है। तो मोल्टेन मटेरियल्स पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिक्स। तो जो भी तरल पदार्थ मिलता है उसको पहले क्या किया जाता है, निकाल के सांचे में ढाला जाता है। मतलब जब यहाँ से ये ऐसे ब्लास्ट फर्नेस को आप देखना, हम पढ़ भी चुके हैं एक बार, फिर ये मटेरियल यहाँ से निकल करके आएगा और इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो जो ये पहली बार कलेक्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज पिग आयरन, ठीक है, या ढलवा लोहा उसको। तो ये ढलवा लोहा होता है। अब ढलवा लोहा के बाद पिटवा लोहा आता है। पिटवा लोहा का मतलब एक बार लोहा मिल गया, आयरन आ गया, उसको फिर अपना निकाल निकाल करके उसी में से, अब जैसे वो, अब ऐसे थोड़ी ना होता होगा कि कोई पहाड़ थोड़ी उनको बनाना है, कोई रॉड के फॉर्म में या बड़े बड़े ऐसे आप जिसे बोल सकते हो शीट्स के फॉर्म में, लार्ज शीट के फॉर्म में, ठीक है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने के बाद जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, हिसाब से वो हो जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि भाई आगे ज़रूरत के हिसाब से फिर उसकी रोलिंग होगी, प्रेसिंग होगी, ढलाई होगी, गढ़ाई होगी, दुनिया भर के काम उसके साथ में होते हैं, ठीक है। और फिर उसको प्योर भी किया जाता है, जब उसको इस्पात बनाया जाता है, मतलब कि जब उसको स्टील में कन्वर्ट करा जाता है,
दोबारा गला करके ऑक्सीकरण के द्वारा अशुद्धता हटाकर मैग्नीज निकल क्रोम मिलाकर शुद्ध। मतलब स्टील जब बनाया जाता है तो उसमें मैग्नीज निकल और क्रोमियम इसको जोड़ा जाता है। तो जो भी लोहा निकलता है ना, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत इंप्योरिटीज रह जाती हैं, उसको फर्दर प्रोसेस किया। तो अगर ऐसे डायरेक्ट इसी वाले जो ढलवा लोहा है, अगर इसको डायरेक्ट भेज दिया जा रहा है मार्केट में, ठीक है, जो पिग आयरन है, तो इसकी क्या होती है, प्राइस वैल्यू कम होती है। जैसे आप देखो ना कि कई बार लोहे वगैरह होते हैं तो थोड़ा सस्ते होते हैं कुछ, लेकिन जब उसको स्टील बना दिया जाता है तो महंगा हो जाता है। ठीक है, तो कभी मार्केट में जाना और सर्च करना कि भैया हमको घर का दरवाजा बनाना है, दरवाजे वगैरह बनाने के लिए पहले वो आपको ढलवा लोहा दिखाएं, बोलेंगे इसमें हम, अभी तो क्या रेट चल रहा है मुझे नहीं पता, जैसे मान लो कि 800 रुपीज क्विंटल, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्राइस तो मुझे नहीं पता, 800 रुपीज क्विंटल में हम आपको इतना दे देंगे। ठीक है, हालांकि इतना सस्ता नहीं होगा। हाँ, केजी 68 मतलब 70 रुपीज केजी के आसपास जो है वैसे ही है। ठीक है, तो 70 रुपीज केजी में वो आपको उसी हिसाब से, आपका जैसे दरवाजा मान लो इसमें लग रहा है मान लो 80 केजी, ये आपका एक दरवाजा बन रहा है, इसमें 80 किलो लोहा लग रहा है। अब 70 × 80, ठीक है, तो वही 7-8 हजार रुपए आपके लग जाएंगे। और समझे, इस ये क्या होगा, सस्ता होगा, लेकिन वहीं पर इसको जब करो इसका प्राइस जस्ट इसके डबल होगा। स्टील का प्राइस आप देखोगे, स्टील जैसे वो 70 में है तो स्टील आप 150 से नीचे नहीं पाओगे, उसमें भी कई क्वालिटी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मैग्नीज निकेल और क्रोमियम, ठीक है, ये मिलाते हैं। अब यहां पर क्या है कि यहां पर बताया गया है आयरन स्टील प्लांट्स इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दुर्गापुर, बर्नपुर, बोकारो, जमशेदपुर, ठीक है, राउरकेला, भिलाई। तो ये आप देखना भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। वैसे ही आप देखोगे ये जो है वो कहाँ पर है, झारखंड। ठीक है, जैसे ही भद्रावती और विजयनगर ये कहाँ है, कर्नाटका है। सलेम कहाँ पर है, तमिलनाडु। तो आपको इनको याद रखना है। दुर्गापुर, बर्नपुर, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब यहां बताया गया है भाई छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। तो आप पढ़ भी चुके हो कि कहां पर आयरन ओर मिलते हैं लास्ट चैप्टर में, जहां जहां पर आयरन ओर मिलते हैं वहां पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि भाई वहां पर भी चीप लेबर है, मार्केट है सारा। आप देखो कलकत्ता, विशाखापत्तनम, वो सारी मार्केट है, और इसलिए उस साइड में आयरन स्टील इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की बात करी जा रही है। एल्यूमिनियम जो है, अगर आप देखोगे कि बहुत महत्वपूर्ण है, आयरन के बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में इसको माना जाता है। अब आप देखो यह हल्का जंग अवरोधी ऊष्मा का सुचालक, मतलब यह लाइट वेटेड होता है। ठीक है, जंग अवरोधी होता है, जल्दी से इसमें जो है वो जंग नहीं लगती। उसके साथ साथ ऊष्मा का सुचालक होता है, लचीला होता है, और इसको अन्य धातुओं के मिश्रण से कठोर बनाया जा सकता है। यही है कि रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन, इट इज लाइट, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, जंग की बात जो करी जा रही है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मैलिएबल एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स्ड विद अदर मेटल्स। तो जब इसमें अदर मेटल्स को डाल दिया जाता है तो ये स्ट्रांग हो जाता है। आप देखो अभी एल्यूमिनियम शीट्स वगैरह लोग ला करके अपने घरों के ऊपर कार वगैरह खड़ी करने के लिए डाल देते हैं ना, लोहे से उसको फिक्स कर लेते हैं। पहले क्या होता था, पहले के लोग छप्पर बनाते थे, ठीक है, कि जो पुआल निकलता था, और स्टबल ही एक तरीके से था, जो राइस का स्टबल होता था, उसको जोड़ ओड़ करके अपना पुआल बनाते थे। अभी आप नहीं देखो, वही मतलब बहुत सारी चीजें थी। और अभी आप देखो, अभी ज्यादातर लोग एल्यूमिनियम या प्लास्टिक,
को लगाते हैं गाड़ी वगैरह खड़ी करने के लिए या कुछ और चीजें रखनी है तो ऐसा करते हैं। बहुत लोग घरों के ऊपर ऐसे बनवा लेते हैं छत छत पे शेड टाइप से, जिससे बारिश वगैरह हो तो बैठ करके वो अपना बारिश का मजा ले सके, कपड़े भी सुखा लें, और वही बहुत सारा चीज हो सकता है। ठीक है, तो ये है इज यूज टू मैन्युफैक्चर। अब ये बताया जा रहा है कि भाई इसको बहुत सारी चीजों में यूज करा जा रहा है, इसकी यूटिलिटी बहुत है। जैसे इसका यूज करके एयरक्राफ्ट बनाया जा सकता है, एयरक्राफ्ट बनते हैं, बहुत सारे बर्तन बनते हैं, यूटेंसिल्स। वायर्स आर मेड फ्रॉम दिस एल्यूमिनियम, ये ऐसे इनमें होता है। बाकी वही शेड वगैरह और फिर अलग अलग जगह पर जहां आप देख सकते हो इसका यूज होता है। इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। ये बोला जा रहा है कि भाई इसके भी गुणों के कारण से इसे आयरन इंडस्ट्री और स्टील, कॉपर, इन सब के एक सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा जाने लगा। ये कंपेटिबली सस्ता भी है। ठीक है, एल्यूमिनियम सस्ता, बॉक्साइट के ठीक ठाक भंडार भी हैं भारत में, ये निकाला जाता है। तो आप देखो, हाँ बॉक्साइट इसका और है, यहां पर यही बताया गया। तो अब आप देखो बॉक्साइट इसका रॉ मटेरियल, मतलब बॉक्साइट से ही निकलता है ये रॉ मटेरियल, और उसके बाद मतलब बॉक्साइट का खनन करना पड़ेगा, क्वेरी होगी, वही सेम सेम चीज, फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, बॉक्साइट को तोड़ा ताड़ा जाएगा, जो भी पत्थर वगैरह होगा डिजॉल्व किया जाएगा और रिफाइनरी में डाल दिया जाएगा। वही प्रोसेस को पूरा बताया गया है, एक आउटलाइन बताई गई है। फिर वहां पर क्या होगा, स्मेल्टिंग होगी इसकी, फिर कंसंट्रेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम ए रिफाइनरी, पिच फ्रॉम, ये बोला जाए इसमें क्या क्या चीजें और जो है वो ऐड करी जाएंगी, मतलब किन किन चीजों का यूज होता है इसमें। और उसके बाद फाइनली जो होता है इसको मतलब विभिन्न प्रोसेसों से करते हुए फाइनली हमको जो होता है वो एल्यूमिनियम मिल जाता है। यहाँ क्रायोलाइट क्या है, इट इज ए मोल्टेन मेटल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। तो मतलब जैसे इसको प्रोसेस वगैरह करने में ना इलेक्ट्रोलाइट की भी जरूरत होती है। अब वो अलग देखो इंडस्ट्री है, अब इसको जो इंजीनियर होते हैं ना वो ज्यादा बेहतरी से कि कहाँ पर किस चीज को कैसे ज्यादा हार्ड करना है, कैसे कम हार्ड करना है, कहाँ इलेक्ट्रोलिसिस यूज करना है, कहाँ किस चीज का करना है। ठीक है, उसको करके वो फाइनली एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। ये पूरा साइंटिफिक प्रोसेस को यहाँ पर बताने की कोशिश करी जा रही है। जैसे बॉक्साइट से 4 से 6 टन बॉक्साइट होगा तो 2 टन एल्यूमिनियम निकलेगा, और 1 टन एल्यूमिनियम। एल्यूमिना वैसे ही जैसे पिग आयरन था ना, आयरन स्मेल्टिंग के बाद पिग आयरन निकलता था, वैसे ही जो पिग एल्यूमिनियम होता है उसको क्या बोलेंगे, एल्यूमिना बोलते। एल्यूमिना जो होता है यहाँ पर आप देखो, एल्यूमिना का मतलब वही है कि इसके बाद जो है इसको लाया गया या तोड़ ताड़ के एल्यूमिना निकाल लिया जाएगा, और उसके बाद उसको फिर स्मेल्टिंग अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उसका किया जाएगा जैसे भी करते हैं, और फिर फाइनली जो है वो एल्यूमिनियम मिलता है। तो यहाँ पर बताया गया है। तो ये एल्यूमिनियम के बारे में एक पिक्चर दी हुई है कि कैसे एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स जो हैं उनको डेवलप किया जा रहा है नालको में। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री का नाम है ये, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है ना, नालको वैसे ही है, नालको, बालको, हिंडालको। ठीक है, तो जहां ये LCO आ गया इसका मतलब समझो एल्यूमिनियम, हाँ ठीक है, एल्यूमिनियम के वो। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स जो हैं वो कंट्री में लोकेटेड कहाँ है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। दे आर द रीजन्स वेयर दे आर लोकेटेड। बॉक्साइट इज द रॉ मटेरियल, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बॉक्साइट बल्की होता है, भारी होता है, हल्का लाल होता है, कलर्ड रॉक होती हैं, और उन रॉक्स से तोड़ करके पहले एल्यूमिना लाया जाता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग करके एल्यूमिनियम निकाला जाता है। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट ए कॉस्ट आर वेरी प्राइम फैक्टर। तो यहाँ बोला जा रहा है कि भाई एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए पहली चीज चाहिए रॉ मटेरियल।
और फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई जरूरी है। कुल मिलाकर के ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में स्टैब्लिश होने के लिए वही सारे फैक्टर्स हैं। भाई सबको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल तो सबको चाहिए, एनर्जी सप्लाई सारी इंडस्ट्री को चाहिए, वाटर सप्लाई सारी इंडस्ट्री को चाहिए, ट्रांसपोर्ट रूट सारी इंडस्ट्री को चाहिए, लेबर सारी इंडस्ट्री को चाहिए, ठीक है ना। अच्छा लैंड होना चाहिए, डिजास्टर कम हो, तो हर इंडस्ट्री को लगभग स्टेब्लिश होने के लिए ये चीजें, हाँ, वही कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो मैंडेटरी हैं हर इंडस्ट्री के लिए। अब यही है कि जहां जैसा, जैसी इंडस्ट्री, जैसा रॉ मटेरियल वैसी इंडस्ट्री। भाई जहां एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट उस तरीके के हो रहे हैं और डिमांड है, वहां वैसी इंडस्ट्री। और खाली यही नहीं, ये सब चाहिए, डिमांड भी चाहिए। अब जैसे आयरन का आप प्रोडक्शन करो या किसी का एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करो, पता चला डेजर्ट एरिया में है, वहां कुछ चाहिए हो ही नहीं रहा है, लोग ही नहीं रह रहे हैं, तो क्या होगा, आपके लिए नुकसानदायी भी हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपको फ़ायदा ही ना मिले इंडस्ट्री लगा करके, कोई मतलब नहीं। बहुत सारी चीज़ें। अब आगे बात करी जा रही है केमिकल इंडस्ट्रीज, तो रासायनिक उद्योग बोला जाता है, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। केमिकल इंडस्ट्री अभी बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत ही डाइवर्सिफाई हो रही है, मतलब अलग अलग तरीके के केमिकल्स का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया है। अब आगे बताइए, इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। यहाँ पर बड़े बड़े यूनिट्स भी हैं और छोटे यूनिट्स भी हैं जो केमिकल का प्रोडक्शन करते हैं, केमिकल या रसायनों का उत्पादन करते हैं। रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स, दोनों सेक्टर्स में, जहां पर ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं और इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, दोनों में ग्रोथ दिखाई। ऑर्गेनिक केमिकल का मतलब क्या है, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ से आप कुछ आंवले का जूस निकालना, हालांकि ये, भाई वो भी एक तरीके का, जैसे सिरका, सिरका क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल है ना। सिरका कई चीजों से बन सकता है, गन्ने से भी बन सकता है, जामुन से भी बन सकता है, ठीक है। विनेगर, वो बेसिकली जामुन से बनता है, हाँ। सेब से भी बन सकता है, कोई भी चीज फर्मेंट करी जाती है और उससे फिर वो, मतलब ये होना चाहिए कि हाँ उस जूसी थोड़ा होना चाहिए, और उसके बाद उसमें से जैसे हम लोगों के घर वगैरह पे कभी कभी बनता था, तो इस चीज से जामुन वगैरह से बनाया जाता था, ब्लैकबेरी से। फिर एप्पल से भी बन सकता है, एप्पल के अलावा जो है वो, तो इन सारी चीजों से इसको बनाया जा सकता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक केमिकल्स में जैसे आप देखो, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, अधेसिव हो गया, पेंट्स वगैरह हो गए, ये क्या हो गए, इनऑर्गेनिक, जो डायरेक्ट पेड़ पौधों वगैरह से नहीं यूज करे जाते। ऑर्गेनिक को आप कंज्यूम भी कर सकते हो, खा लोगे तो वो ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, जहरीला कोई पेड़ है जिससे, मतलब ऐसा औषधि जिसे आप बोलते हो, हाँ, तो उसको आप करोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एलोवेरा वगैरह से भी निकाला जाता है ना केमिकल। तो ये दोनों चीजों के बारे में बताया गया है। वही बताया गया, अब इनके यूज भी बहुत सारे हैं, मतलब केमिकल से क्या क्या चीजें बनती भी हैं, बहुत तरह के केमिकल हैं और उनके बहुत तरीके के यूजेस हैं। जैसे आप देखो ना, अगर इन्हीं को ही आप समझो, जैसे ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में, बहुत सारी चीज़ों के बनाने में इनका यूज़ होता है। दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। ये पूरी की पूरी जो है वो कंट्री में फैली हुई हैं इंडस्ट्रीज, हाँ, यही बताने की कोशिश करी गई। ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स which are used for manufacturing of synthetic fiber, synthetic rubber, plastics, dyestuffs, drugs and pharmaceutical। यही बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिक में वो सारे आएंगे। ऑर्गेनिक को हिंदी में बोलते हैं जैविक। तो रसायन उद्योग में जैसे यहाँ कार्बनिक और अकार्बनिक,
दोनों क्षेत्रों में। तो ऑर्गेनिक मतलब जो है वो ये इनऑर्गेनिक हो गया, अकार्बनिक, और ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया, कार्बनिक। ठीक है, जैविक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कार्बनिक और अकार्बनिक लिखा हुआ है। ठीक है, जैविक अजैविक भी हो सकता है, लेकिन मेनली आप कार्बनिक और अकार्बनिक कहो, क्योंकि वो यहाँ पर लिखा है वही ज्यादा सही है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक एसिड कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो जैसे डिफरेंट टाइप के बताए गए हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड अकार्बनिक है, वैसे ही नाइट्रिक एसिड अकार्बनिक है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एसिड होते हैं जो कार्बनिक तरीके। बाकी जो लैब वगैरह में केमिकल्स बनाए जाते हैं, भाई लैब वगैरह में भी एक्सपेरिमेंट के लिए ना बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, वो सब भी क्या है, इसी में आएंगे, अकार्बनिक में आएंगे। अब इनका जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्या है, कृत्रिम वस्त्र बनाने में, ठीक है, प्लास्टिक बनाने में, गोंद बनाने में, रंग रोगन में, डाई आदि में प्रयुक्त होता है। वैसे ही नाइट्रिक एसिड आप देखोगे क्षार, सोडा एस, ठीक है, कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज बनाने में आदि चीजों में। नहीं नहीं नहीं, ठीक है खुद ही इसको कंफ्यूज करके थोड़ा सा लिख दिया है। तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का यूज जो है बताया है, इसका यूज होता है इन सारी चीजों, प्लास्टिक, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण युक्त होता है। आगे दिया गया है कि भाई नाइट्रिक एसिड भी एक अकार्बनिक जो है वो रसायन है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल है, उसके साथ क्षार भी इनऑर्गेनिक केमिकल है, सोडा। ठीक है, सोडा एस भी इनऑर्गेनिक केमिकल है। और इन सब चीजों का, इन तीनों चीजों का उपयोग जो होता है कांच बनाने, साबुन बनाने, शोधक या अपमार्जक बनाने या कागज बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज करके लिख दिया है यहाँ। तो अब इसके अलावा कास्टिक सोडा आदि भी होते हैं, और ये पूरे देश में फैले हुए। ये किसकी बात करी जा रही है, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, दूसरा कार्बनिक रसायन की बात करी जा रही है, जिसमें पेट्रो रसायन शामिल हैं, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयां, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग जाते हैं उद्योग संस्थाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कार्बनिक रसायन है, जनरली आप देखोगे जो वहां ऊपर यूज हो रहे हैं, इनका भी यूज उसमें किया जा सकता है ज्यादातर का। बस एक हाँ कुछ चीजों में, जैसे इनका यूज जो होता है वो ट्रीटमेंट में होता है, मेडिकल इंडस्ट्रीज में ड्रग्स वगैरह बनाने में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, उसके साथ साथ जैसे ये आर्टिफिशियल रबर बनाने में, जो टायर वगैरह बनते हैं ना, कुछ केमिकल्स का यूज करा जाता है और उसको हार्ड किया जाता है, वहां पर ये इसका यूज हो सकता है। कुछ वस्त्रों वगैरह के बनाने में भी यूज होता है। भाई जैसे वस्त्र बनाने का मतलब यह है कि मेनली उसको कलर वगैरह करने में इनका यूज होता है। ठीक है, रंजक पदार्थ के रूप में भी इनका यूज हो सकता है। रंजक पदार्थ जो है, रंजक पदार्थ को क्या बोला जा रहा है, ठीक है, किस ज्यादा सरल लग रही है, तो रंजक पदार्थ का मतलब यह है डाई स्टफ्स। रंजक पदार्थ का मतलब क्या है, डाई स्टफ वगैरह में जो है वो इनमें यूज करा जाता है। ठीक है, तो डाई वगैरह करने के ये यूज किए जाते हैं, तो वही वहां पर पीछे इसके बारे में बताया हुआ है, केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। एक बार एक, तो ये यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि भाई जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, इसमें दो प्रकार के केमिकल हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल्स। इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं उनमें क्या है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है। इनऑर्गेनिक का मतलब है जो मेनली ज्यादातर इंडस्ट्री में बना। ठीक है, इनमें इसका यूज क्या होता है, यूज मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स बनाने में। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, एंड इन एडहेसिव
in paint industries and for the dye stuffs. These are used for these purposes, right? और तो ये किसका यूज किया जा रहा है? पहले ये जो यूज बताया जा रहा है ना, ये यूज बताया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड. सेकेंडली, जैसे नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो वन ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिकल्स. लाइकवाइज मैनी अल्कलीज, सोडा एस एक्सेट्रा, दीज थ्री आर ऑल्सो केमिकल्स. और इनका यूज कहां पर होता है? ग्लास इंडस्ट्री में, सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, पेपर बनाने में, राइट? और कास्टिक सोडा भी एक तरीके का इनऑर्गेनिक है. अब ये जो है वो बताया जा रहा है कि इनके अलग अलग यूजेस हैं. कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है? और इनको जो है वो मतलब पूरी कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से डेवलप हुए हैं. फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं उनमें क्या है? इंक्लूड इट इन मैनी पेट्रोकेमिकल्स which are used for manufacturing synthetic fiber, synthetic rubber, plastic, dye stuffs, drugs and pharmaceutical. ऑर्गेनिक केमिकल्स, आगे क्या बोला जा रहा है कि ऑर्गेनिक केमिकल्स प्लांट, ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स. तो ये बताया जा रहा है कि भाई ये जहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज हैं वहाँ पर या तो हैं, या तो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स जहाँ पर हैं, जहाँ डिफरेंट तरीके के केमिकल्स बनते हैं, उनके आसपास हैं. द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर. बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेस further produce other chemicals that are used by industrial application, agriculture or directly for consumer markets. Make a list of the products that you are. यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो ये केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स बहुत ही यूजफुल हैं और ये अलग अलग जगहों पर अपने हिसाब से यूज किए जाते हैं. हाँ, तो केमिकल का, केमिकल इंडस्ट्री, जैसे आप एक जगह केमिकल बना, अब दूसरी जगह खाद बनाना है या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, एग्जैक्टली तो एक केमिकल का दूसरे केमिकल को बनाने में इस्तेमाल होता है कि नहीं? तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, तो एक केमिकल से दूसरा बन जाता है. वैसे पानी भी है, पानी को भी H2O को तोड़ दोगे तो हाइड्रोजन निकल आएगा, ऑक्सीजन निकल आएगा. तो ऑक्सीजन भी तो लिक्विड हो सकती है कि नहीं? तो इसी तरीके से ये तो मतलब मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल दिया छोटा सा. ऐसे बहुत रसायन है, उनको क्या करा जाता है, उनको किसी से रिएक्शन करवा करके कोई और प्रोडक्ट लिया जाता है, उसको कहीं और यूज करा जाता है. तो केमिकल्स का केमिकल इंडस्ट्री ही अपने आप में बहुत बड़ा कंज्यूमर है, ठीक है? नेक्स्ट बोला जा रहा है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं उर्वरक उद्योग. तो फर्टिलाइजर्स आपको पता है क्या होते हैं? तो हम लोग बोलते हैं उर्वरक. फर्टिलाइजर्स एक्चुअली क्या होते हैं? दीज आर सप्लीमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर. तो बहुत सारी कृषि के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो मिट्टी में नाइट्रोजन जो होती है मिट्टी को उपजाऊ करती है. पौधों को ग्रोथ करने के लिए 16 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, 16 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है. जैसे नाइट्रोजन, पोटास, जिंक, फॉस्फेट, ऐसे ढेर सारे, मैग्नीशियम. और वो सारे कहाँ से आते हैं? वो सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं प्लांट्स को फर्टिलाइजर से. आदमी को भी सप्लीमेंट चाहिए होते हैं ना, जब आपके अंदर कमी हो जाती है तो रिवाइटल खाते हो ना. रिवाइटल क्या है? अभी तक नौबत नहीं आया ना? हाँ हाँ, तत्व, हाँ. भाई सप्लीमेंट से अच्छा है नेचुरल डाइट से कंप्लीट हो, बहुत ही जरूरी, ठीक है? तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है, इससे सप्लीमेंट्स मिलते हैं एग्रीकल्चरल जो भी चीजें हो रही हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो है को सप्लीमेंट. द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स. अब देखो यहाँ बोला जा रहा है अलग अलग तरीके की चीजें चाहिए होती हैं, और जहां पर जो चीज मिल रही है उसके हिसाब से वो इंडस्ट्री स्थापित हो रही है, जो जहां चाहिए. तो यहाँ बोला जाए कि इंडस्ट्री जो है ना, जहां पर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन होता है वहां पर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है? मेनली यूरिया. अब नाइट्रोजन
जैसे यूरिया है, तो यूरिया जो है वो सप्लीमेंट है नाइट्रोजन का। जब यूरिया खेत में डालते हैं ना, तो बोलते हैं ना यूरिया, डीएपी, ऐसे विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स डालना है। अब जहां नाइट्रोजन का सोर्स होगा, उसी के आसपास मतलब जो है इंडस्ट्री वगैरह स्थापित कर दी जाए। यही बोला जा रहा है कि भाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जहां से वो निकलता होगा नाइट्रोजन, वहां पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, मेनली। और ऐसे ही और भी बताया गया है, और भी उर्वरक कौन कौन से हैं, तो आप देखो, जैसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है, तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हो गया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट जिसको डीएपी हम बोलते हैं, डीएपी इज अमोनियम फॉस्फेट, एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटास। तो ये बात बताया जा रहा है कि ये अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर्स हैं, जहां पर वो चीजें मिल रही हैं जो इनको बनाने के लिए चाहिए। उर्वरक के आसपास का कंसंट्रेशन है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा चाहिए पौधों के लिए। नाइट्रोजन का जो सोर्स होगा जहां से मिल सकते हैं, वैसे उसके आसपास इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अब देखो, अलग अलग चीजों से मिल सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी में भी बनाए जाते हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे, जैसे जो आदमी की बॉडी वगैरह होती है या जानवरों की हड्डियों, नाइट्रोजन वगैरह ये सारी, हाँ हाँ, तो वो प्लांट्स फिक्स करते हैं, फिर उसमें से भी मतलब उसमें से निकालते नहीं, वो तो नेचुरली रिस्टोर कर देते हैं सॉइल में। हाँ हाँ, उनका यूज कर एकदम कर सकती है। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे ना, कई सारे फर्टिलाइजर्स, जैसे जहां पर जानवर वगैरह मरते हैं ना, उनकी हड्डियां वगैरह आप देखो पड़ी रहती हैं, उन हड्डियों से भी फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि नाइट्रोजन आ जाता है। फिर इंडस्ट्री में मतलब जो है वो आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है, या और भी जिस तरीके से नाइट्रोजन मिल सकता है, सब मेथड्स का यूज करके वहां पर डेवलप। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर्स हैं। अब ये सब अलग अलग फर्टिलाइजर्स हैं तरीके के, जैसे हो गया नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, ये सब अलग अलग फर्टिलाइजर्स हैं। कई बार ये क्या होता है, लैब में बनाए जाते हैं अलग तरीकों से यूज करके, और फिर उस मेथड को डेवलप किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बन पाए। कई बार नेचुरली जहाँ मिलती हैं चीज़ें, वो कलेक्ट करने की कोशिश करी जाती है, तो जिस भी तरीके से हो पाए, और जहाँ ये अवेलेबल हो जाता है कि हाँ यहाँ ये मिल सकता है, वहीं पर इंडस्ट्री ये सेट हो जाता है। द थर्ड, potash is entirely imported as the country does not have any reserve for commercially potash or potassium compounds in। अब ये बताया जा रहा है कि और बाकी जो ऊपर की चीज है ये तो हमारे देश में है, ठीक है, लेकिन जो इसमें पोटास होता है, ठीक है, पोटास हमारे देश के पास कम है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू, अब यही बताया जा रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बूम, जो एग्रोकेमिकल बेस्ड इंडस्ट्री थी, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, में औद्योगिकीकरण आया, और उसके कारण से जितने भी कृषि से संबंधित उद्योग थे वो सब डेवलप हुए बढ़िया से, वो भी डेवलप हुआ। बाकी आगे ये बताया गया कि भाई है कहाँ पर ये, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला, जहाँ एग्रीकल्चर होती है वहाँ इनका डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है। हर देश के लगभग हर पार्ट में किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर होती है, तो आप देखो सब जगह ही कहीं ना कहीं ये मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एग्रीकल्चरली एडवांस्ड स्टेट्स हैं वहां पर ज्यादा है। ठीक है, ओके, आगे बताया गया है सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग के बाद हिंदी में भी वही लिखा है कि हरित क्रांति के पश्चात देश के कई भागों में फैला ये, ठीक है, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, लगभग 50% प्रोडक्शन यही करते हैं।
उसके अलावा अन्य राज्य भी हैं जो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन जो है इसका करते हैं। फिर बताया गया है सीमेंट उद्योग के बारे में। सीमेंट उद्योग, सीमेंट की उपयोगिता बताई गई है कि हर चीज जो आप बनाते हो, घर, कारखाना, पुल, सड़क, ये सब सीमेंट की हेल्प से आप बनाते हो। तो आपका कमरा बना है, इसमें भी करा गया है। ठीक है। सीमेंट को भारी व स्थूल कच्चे माल, सीमेंट को दोनों तरीके के कच्चे माल चाहिए, तब बल्कि आइटम भी चाहिए और लाइट वेटेड आइटम, दोनों तरीके के चाहिए होते हैं। जैसे लाइम स्टोन भारी होता है, सिलिका जो है भारी होता है, ठीक है ना। जिप्सम कंपेरेटिवली थोड़ा सा हल्का होता है, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें, ये मेन है, मतलब ये प्राइमरी 3 हैं। कौन कौन से? चूना पत्थर, सिलिका एंड जिप्सम। This industry require bulky and heavy raw materials. Coal and electric power are the, तो यहाँ बताया गया limestone, silica and gypsum. These are essential elements for cement manufacturing. और इसके लिए भी कोल चाहिए, कोयला चाहिए होगा, और इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक चाहिए होगी। कोयला गर्म करने के लिए और इलेक्ट्रिक पावर भी उसी तरीके से गर्मी करने के लिए, उजाला करने के लिए, और जिस भी तरीके से जो यूज। The industry has strategically located plants in Gujarat that have suitable access to the market in the Gulf countries. अब ये बताया गया है कि भाई हमारी जो सीमेंट है वो गल्फ कंट्रीज को भी जाती है, इसलिए जो है वो गुजरात के आसपास प्लांट्स को लोकेट किया गया है, जिस जो शिपमेंट है ना गल्फ कंट्रीज को यहाँ से आराम से। समझ में आ गई बात? अब आगे जो है वो हाँ, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु में भी हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्री तो बहुत हर जगह पर हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आप देखो एसीसी हो गया, आप अंबुजा सीमेंट देखो, गुजरात को टारगेट करके वहां पर इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं कि हम वेस्ट एशिया की मार्केट को कवर कर पाए। बाकी डोमेस्टिक नीड्स भी हैं, रीजनल नीड्स भी हैं, उसमें उसके हिसाब से स्टैब्लिश किया गया है। क्या चीज? नहीं करते तो हैं लेकिन कम मात्रा में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अब बात करिए, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, या जिनको हम लोग बोलते हैं मोटर गाड़ी के उद्योग। आप देखो मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र, मोटर गाड़ी आपको पता है बहुउपयोगी हैं, बहुत जगह किए जाते हैं यूज। उदारीकरण के पश्चात जब हमारी एलपीजी पॉलिसी आई इंडिया में, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी हमारी ओपन हुई, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी बाहर से आने लगी, बाहर से आने लगा, और हम लोग भी बाहर जाने लगे, ठीक है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना ब्रांच अब जो है वो दुबई में भी खुला हुआ है। तो ये सब किसका है? ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट है। और जब हम देखेंगे तभी हम बनाने की कुछ सोचेंगे। ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला है तो वो किसको है? मोटर गाड़ी उद्योग को। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के वेरियस सेंटर्स में लोकेटेड हैं, ठीक है। यही यहाँ पर आगे बताया जा रहा है। भाई मार्केट में जैसी डिमांड हुई है, अब धीरे धीरे ना कि देख करके आदमी, भाई मैं जो है उस सेंट्रो से ही चलूंगा, मैं मर्सिडीज से ही चलूंगा, जैसी डिमांड है वैसे ही यूनिट्स स्टेब्लिश हो रहे हैं। अब आप देखो, अब आम आदमी भी गाड़ी से चलना चाहता है। आम आदमी के लिए जैसे टाटा ने अपनी नैनो कार लाई, चलो तुम्हें 1 लाख रुपए, ठीक है। जिनकी इनकम थोड़ा सा उससे ज्यादा है, जो मतलब क्लर्क क्लास के लिए, क्लर्क तो क्या, वो उतना मतलब इफेक्टिव नहीं रहा ना, हल्की थी, आग लग जाती थी, ठीक है, ज्यादा स्पीड नहीं चल पाती थी, सक्सेसफुल मॉडल नहीं रहा। हाँ, अब लेकिन उतने में नहीं भाई, उसकी अगर कॉस्ट भी ना निकल पाए, ठीक है, वो तो अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला, लेकिन अगर कॉस्ट भी ना निकल पाए तो फिर मामला गड़बड़ है, बंद प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप देखो, जैसे मिडिल क्लास वाले लोग वेगन आर, ठीक है ना, वेगन आर हो गया, और ये आपकी मारुति हो गई, ठीक है, ये सब
ये हैं, मतलब जो एवरेज इनकम ग्रुप वाले हैं, जो थोड़ा हाई इनकम, फिर वो क्रेटा तक, डिजायर तक पहुंचते हैं, और ऊपर वाले फिर बाकी तो 15 लाख के ऊपर हैं ही बहुत सारी। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के इंडिया में जो है वो बड़ी डिमांड क्रिएट हुई समय के साथ इसकी, और ऑटोमोबाइल की, क्योंकि धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन जो हुआ ना, तो टाइम आदमी क्या हुआ, इधर सुन लो फिर बात कर लेना। टाइमिंग का क्या हुआ कि धीरे धीरे जब इकोनॉमी पर मेन फोकस किया जाने लगा ना, तो टाइम की कीमत ज्यादा हो, और ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स जो डेवलप होते हैं, व्हीकल्स जो होती हैं, क्या करती हैं, आदमी के टाइम को बचाती हैं। इसके कारण से डिमांड है। दूसरी चीज को एज ए रोजगार भी देखा जाने लगा, हर आदमी टाइम बचाने के लिए ऑटो करके जाता है। ठीक है, तो ऑटो करने से 3 व्हीलर का प्रोडक्शन बढ़ा, बाइक सब परचेज कर सकते हैं, लोगों की परचेजिंग, जैसे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आई है, परचेजिंग पावर भी बढ़ी है। तो आप देखो बाइक प्रोडक्शन और 3 व्हीलर्स का प्रोडक्शन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है इंडिया में, और अलग अलग जगह पर इनके यूनिट्स लगाए गए हैं, अलग अलग कंपनीज आ गई हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर बताया गया कि भाई कहाँ पर हैं ये सब, और 3 व्हीलर, पैसेंजर कार्स, इन सब की डिमांड बढ़ी है। और इंडस्ट्रीज अभी आप देखो, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, है ना, सब जगहों पर लगाए गए हैं। तो आप गुड़गांव में देखो, ये को कौन सी, होंडा चौराहा ही है कुछ ऐसे समथिंग, ठीक है ना, तो वहां पर क्या है, प्रोडक्शन यूनिट है, तो इसलिए हाँ होंडा चौक शायद बोला जाता है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, अब आगे बताया गया है कि आईटी इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स। द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन। तो यही बताया जाए कि अभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बताया जा रहा है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं भाई, ट्रांजिस्टर हो गया, टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, राडार्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, माउस हो गया, ठीक है, सब कुछ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं। और इन सब का यूज क्या होता है, टेली कम्युनिकेशन के लिए भी होता है, मतलब ये सब मिल करके कम्युनिकेशन भी स्टेब्लिश करने का काम करते हैं। ठीक है, बेंगलुरु है इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेंगलुरु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल इंडिया का बोला जाता है। जैसे नोएडा को भी है ना, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो बेंगलुरु के बाद सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का हब जो है वो नोएडा है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, लखनऊ, ये सब बताया जा रहा है। मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इज एट बेंगलुरु, नोएडा, देखो बात आ गई, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे, ये मेजर सेंटर्स हैं। दो याद रखना, बेंगलुरु और नोएडा जरूर याद रखना। ठीक है, बेंगलुरु को तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, वहाँ पर आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये बहुत अच्छे से डेवलप हैं। ठीक है, और ये जो इंडस्ट्री है ना, मैंने आपको बताया था फुटलूज इंडस्ट्री है, ये कहीं भी स्थापित करी जा सकती। ए मेजर इंपैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत बड़ी सेक्टर को अभी धीरे धीरे इस इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री। इंडिया में इंजीनियर्स अच्छे खासे हैं, क्वालिटेटिव इंजीनियर्स हैं, तो हार्डवेयर का प्रोडक्शन भी हो रहा है और सॉफ्टवेयर का भी प्रोडक्शन हो रहा है अच्छा खासा। आईटी सेक्टर में इंडिया बढ़िया काम कर रहा है, इंडिया इज वर्किंग वेल इन द आईटी सेक्टर। अब यहाँ पर एक यूनिट को दिखाया गया है कैसे केबल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करी, अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। यहाँ पर आप औद्योगिक प्रदूषण और इसके पर्यावरण के निम्नीकरण की बात करेंगे, मतलब औद्योगिक प्रदूषण और उसके पर्यावरण पर प्रभाव की बात करेंगे। यहाँ यही कहा गया कि भाई इंडस्ट्रीज जो हैं उन्होंने कंटिन्यूअसली विभिन्न विभिन्न तरीकों से हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया। इंडस्ट्रीज है डिग्रेडेड डिफरेंटली एंड दे हैज पोल्यूटेड आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस। मतलब लैंड एंड, ये एक तरीके से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में ही आ जाएगा।
तो ये भी नॉइस करके भी पोल्यूशन हुआ है। तो एयर वाटर लैंड को तो उन्होंने पोल्यूट किया है, और इसी जो है एयर को उन्होंने नॉइस के माध्यम से भी पोल्यूट किया है। तो यहाँ यही बताया गया कि भाई वायु भी प्रदूषित हो गई है, जल प्रदूषित हो गई है, भूमि प्रदूषित हो गई है, और ध्वनि के कारण से भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और अब ये कहाँ कहाँ से होता है, पहले एयर पोल्यूशन को डिस्कस किया जाता है। एयर पोल्यूशन आप कहाँ से हुआ, गैसेस निकलेंगी इंडस्ट्री से, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह जहां से भी निकल रही हैं। उसके साथ साथ धूल कण, डस्ट जहां से निकल रहे हैं। आप देखोगे जो बसें वगैरह चलती हैं, एसी बसेस, और उस तरीके से उनके पीछे से जो स्मोक निकलता है, इंडस्ट्री से जो स्मोक निकलता है, तो डस्ट, स्मोक, स्प्रेज, मिस्ट, ये सब ने क्या किया है, पोल्यूट किया है। स्मोक कहाँ कहाँ से निकलता है, केमिकल इंडस्ट्री से, पेपर की फैक्ट्री से, ईंट के भट्ठों से, ठीक है ना, ब्रिक किल्न्स, ठीक है ना, रिफाइनरीज से, मतलब यहाँ अलग अलग चीजों से बताया गया कि कहाँ से धुआं निकलता है, और वो बैडली अफेक्ट कर रहा है किसको, हमारी हेल्थ को। ठीक है। सेकेंड, वाटर पोल्यूशन की बात करी गई है। क्या चीज? हाँ, तो ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ भाई कि भोपाल गैस ट्रेजेडी 84 में हुई थी, 1984, और उसने बहुत सारे लोगों को मारा था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हो गई थी। ऐसे बहुत सारी गैसेस हैं, वो समय समय पर रिलीज होती हैं, कभी लोकली इफेक्ट करती हैं, कभी ग्लोबली इफेक्ट करती हैं। साइनाइड, पिक गैस जिस, हाँ हाँ, इंडस्ट्री से, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी वहां पर, और वो फट गया कुछ वहीं पर, टैंकर वगैरह वहीं से। तो वाटर पोल्यूशन, अब वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, तो वाटर पोल्यूशन दोनों तरीके, ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों के आने से हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का पोल्यूटेंट आकर के वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर दे, वाटर जो न्यूट्रल है उसको खराब कर दे। अब आ कहां से सकता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, कहीं से भी आ रहा है, और वो मिल रहा है पानी के साथ, तो क्या करेगा, पानी को खराब कर देगा। वही यहाँ पर बताया जा रहा है। कई बार पानी में सीधा सीधा स्टील स्लैग वगैरह डाल दिया जाता है, सीधा स्टील फेंक दिया गया। कई बार थर्मल रिएक्टर वगैरह से ना, जैसे कूलेंट के रूप में वाटर का यूज किया जाता है ठंडा करने के लिए। सीधा गर्म पानी क्या किया जाए, पानी तो गर्म हो जाएगा, वो तो ठंडा हो जाएगा रिएक्टर, और उसको सीधा डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो हीटिंग होगी, तो वो भी क्या करेगी, नुकसान करेगी। यहाँ इसी चीज जो है वो, क्या चीज, हाँ, वही जो कुलकर्ण एस जो निकलती है, जो ऊपर, जैसे आप देखो ईंट के भट्टों से वगैरह से नहीं निकलती है, वही सारी चीज। ठीक है। थर्मल पोल्यूशन, तो थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर, यही वही जो मैंने आपको आगे बताया ना, जब रिवर और पॉन्ड जो भी वाटर जहां जहां से निकलता है, अगर उसमें गर्म पानी कहीं से चला जाए, थर्मल पोल्यूशन होगा। जैसे आप देखो व्हीकल्स जाते हैं, बहुत सारे शिप्स वगैरह जाते हैं, वो क्या करते हैं, साउंड पोल्यूशन भी करते हैं पानी में, और उसके साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी करते हैं, प्लस थर्मल पोल्यूशन, उनका भी तो इंजन चलता है ना, तो हीटिंग होती होगी। ऐसे ही जैसे मैंने कूलेंट का एग्जाम्पल दिया, वो भी जाते हैं तो क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। उसके कारण से क्या होता है कि बहुत सारे जो अंदर जानवर रहते हैं, वो सब भी मर जाते हैं। तो अब यहाँ आगे बताया गया कि वैसे ऐसे ही बहुत सारी जगहों पे न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह भी चले मिल जाते हैं, चाहे वो लैंड में मिल जाए, चाहे वाटर में मिल जाए। वाटर में रेडिएशन फैल सकता है, वो भी क्या करता है, वो भी हमको अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। जैसे स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, प्री मैच्योर बेबी हो सकता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं के कारण से। तो बहुत सारी तरीके से लैंड है, लैंड के ऊपर डंपिंग ऑफ वेस्ट हो रहा है, या ग्लास तोड़ के फेंक देते हैं, कांच के टुकड़े, या और भी बहुत तरीके की इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, प्लास्टिक हम फेंक देते हैं, तो वो क्या करता है, लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड करता है। इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया कि कैसे कैसे ये पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन होता है। फिर नॉइस पोल्यूशन, मतलब हमारी सुनने की भी एक क्षमता है ना, जैसे 20 to 40 डेसिबल जो होता है, जो हम नॉर्मल बात करते हैं, डेसिबल में नापा जाता है।
ध्वनि को। तो 20 to 40 डेसिबल जो होती है हमारे लिए ऑडिबल साउंड है। एकदम नॉर्मल फुसफुसाते हैं ना तो 20 डेसिबल के आसपास, मैं बोल रहा हूँ 30-40 के आसपास होगा। जब मशीनें चलती हैं तो वो 70-80 डेसिबल के आसपास होता है। जैसे जैसे डेसिबल वैल्यू बढ़ती है इसका मतलब साउंड पॉल्यूशन हो, नॉर्मल सुनने जब क्रॉस होती। वही बताया जा रहा है भाई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये सब जो है वो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उससे साउंड पॉल्यूशन होता है। क्या चीज? स्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, अरे इलेक्ट्रिक ड्रिल्स वगैरह का मतलब ये होता है ना कि जैसे जनरेटर, सॉज एंड न्यूमेटिक। ठीक, ये है। हाँ, यंत्रों के ही बात करी जा रही, विभिन्न तरीके के जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं की बात करी जा रही है। हाँ, जनरेटर, लकड़ी चीरने कारखाने, हालांकि वो इतना कोई ऐसा बहुत एक वर्ड को पकड़ना बहुत जरूरी नहीं है, मतलब कहीं से भी जहां से साउंड होता है। ठीक है, अब इसको रोका कैसे जा सकता है, यहाँ पर यही बताया गया है कि भाई अब इनको आप, इसको हम पढ़ भी चुके हैं कि कैसे रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है? जल का कम से कम उपयोग करो, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर करो। ठीक है, कम से कम उपयोग, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा था हमने, जल का संग्रहण करो, गर्म जल को मत छोड़ो, उसको ठंडा करके छोड़ो, वेपराइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करो। यहाँ पर यही बताया गया है भाई, जैसे पॉल्यूटेड वाटर आ रहा है उसको आप क्या कर दो, सीधा इवेपरेट कर दो और वो उड़ जाएगा तो केमिकल रुक जाएगा, वाटर ऊपर चला गया, प्योर हो गया। वेपराइजर्स का यूज करो, जैविक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कुछ सर्टेन बैक्टीरिया जो वाटर को क्लीन करते हैं, तो बैक्टीरियाज को पानी में डाल दो, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना, क्लीनिंग का काम करते हैं, तो यही बताया जा रहा है। या फिर बहुत सारी जैविक रासायनिक केमिकल मेथड्स वगैरह का यूज कर सकते हो, जैसे आप देखो ये सब डालते हैं ना, फिटकिरी का यूज करते हैं पानी को साफ करने के लिए, या कई बार उसमें वो डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन डालते हैं, इन सब का भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा नई तकनीक, कंटिन्यूअसली नई तकनीक को खोजना, तो टेक्नोलॉजी इज वेरी, ठीक है कि, तो नई टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्नोलॉजी टाइम के साथ इवॉल्व होती है। आज के 20 इयर्स बैक जो टेक्नोलॉजी होगी वो अभी नहीं है, तो नई टेक्नोलॉजी भी कंटिन्यूअसली इवॉल्व करना। ये बोला गया जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स और बहुत तरीके के उपकरण वगैरह का यूज किया जा सकता है। वैसे ही साइलेंसर का यूज करने से साउंड पोल्यूशन करते हैं, व्हीकल्स बहुत करते हैं, में साइलेंसर वगैरह का यूज करना, और जैसे जनरेटर्स वगैरह जो पोल्यूशन करते हैं उनके लिए भी और इफेक्टिव टेक्नोलॉजी वगैरह लाना, यही सब इसमें बताया गया है। तो पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है कुल मिला करके। ठीक है, तो यहीं पर ये चैप्टर लगभग आप होता है, अगले में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।